रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो चीज़ें सेल में अंदर जाते हैं और कुछ चीज़ें सेल से बाहर आते हैं, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। 3rd नंबर पर आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। उसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू। तो बेसिकली हमने डिफ्यूजन की बात की थी, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की थी। अब ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। तो ऑस्मोसिस कोई नया चीज़ नहीं है, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, पर ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट का डिफ्यूजन है। सॉल्वेंट मीन दैट इस तरह चीज़ें, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें जिसमें कोई और चीज़ हल हो सकता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्रैकेट में वाटर लिखा गया है। तो osmosis is the diffusion of water through a semi-permeable membrane. It is controlled by the relative concentration of solute in the water on both sides of the membrane. देखिए, osmosis का जो फिनोमेना है ये किस तरह कंट्रोल होता है। तो मेम्ब्रेन के एक साइड पर और मेम्ब्रेन के दूसरे साइड पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हैं वही वाटर की डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को, मीन दैट के ऑस्मोसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे पास मेम्ब्रेन के एक साइड पर ज़्यादा सॉल्यूट हैं तो वाटर डेफिनेटली उसी साइड पर मूव करेगा ताकि वहाँ पर बैलेंस मेंटेन कर सके। ठीक है, और अगर मेम्ब्रेन के दूसरे साइड पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर उस अपोजिट साइड से इस साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. Hypertonic solution mean that with lower concentration of solute. दूसरा, to a hypertonic solution. Hypertonic solution वो होता है जिसमें solute concentration high होता है। और तीसरा होता है isotonic solution जिसमें solute और solvent का concentration equal होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं? 3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज सॉल्यूशन सेकंड एंड दिस इज सॉल्यूशन थर्ड। तो 3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं। अब इस 3 किस्म के सॉल्यूशंस में हम प्लांट सेल्स को भी रखेंगे और हम एनिमल सेल्स को भी रखेंगे, और फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि बुनियादी तौर पर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशंस हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लोअर हैं। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होगा, अगर हम एक सेल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक प्लांट सेल लेते हैं और एक एनिमल सेल लेते हैं, और दोनों को डालते हैं एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मीन दैट द सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तब उस सेल्स के साथ क्या होगा। तो जिस तरह हमें मालूम है कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट का मकदार कम है और सेल में सॉल्यूट का मकदार ज़्यादा है, तो जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा कि वाटर हमेशा उसी तरफ मूव करेगा जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर के इन्वायरमेंट में कम है, तो लिहाजा वाटर जो है वो बाहर की इन्वायरमेंट से मूव करते हैं सेल्स की तरफ। किस चीज़ की तरफ मूव करते हैं? सेल में इनसाइड वाटर जो है वो मूव हो जाते हैं। तो एनिमल सेल पहले स्वोलन हो जाती हैं, साइज़ में बड़ी हो जाती है वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से, और फिर अगर और भी वाटर इसमें कंटिन्यूसली आते हैं तो एनिमल सेल रैप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बरक्स नीचे आप प्लांट सेल को देख सकते हैं। ये जो हमारे पास प्लांट सेल हैं, तो इसी कंडीशन में प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वाल होता है और सेल वाल सख्त होता है, तो सेल के बर्स्ट होने के चांसेस नहीं होते। अलबत्ता एक सेल टर्जेट हो जाता है। टर्जेट होने का मतलब ये है कि उसमें इतने वाटर मालिक्यूल्स जमा हो जाते हैं कि उसी की वजह से ये सेल्स एरेक्ट हो जाता है, सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो ये टर्जेट या नॉर्मल यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इस तरह होता है। ठीक है, तो पहला तो हमने ये मुशाहिदा इसमें किया कि इस तरह होता है। दूसरा आते हैं
आइसोटोनिक सोल्यूशन की तरफ। आइसोटोनिक वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें सल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा सॉल्वेंट से, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम एक सेल लेते हैं प्लांट का और एनिमल का, और वही सेल रखते हैं किस चीज़ में, वही सेल रखते हैं एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है, जिसमें जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट में सल्यूट कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। द रेट ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इनवर्ड। तो यहाँ पर याद रखिए कि जितने वाटर एक सेल में अंदर आएंगे उतने ही वाटर इससे बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्यूट कंसंट्रेशन सेल्स में और बाहर की सोल्यूशन में इक्वल डाला गया है, ठीक है। इन सच अ कंडीशन एनिमल सेल्स रिटेन देयर वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पर एनिमल सेल्स अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। वाइल प्लांट सेल बिकम प्लेस्ड, प्लांट सेल क्या करते हैं, वो लूज हो जाते हैं, बिकॉज द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ, क्योंकि इसमें नेट अपटेक ऑफ वाटर प्रॉपर नहीं होता तो ये लूज हो जाते हैं। तो पहले वाले सेल को आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टर्जट नज़र आता है, सख्त नज़र आता है, और इसको आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लूज नज़र आता है, ठीक है। तो दूसरे में ये होगा। तीसरा हम क्या करेंगे, कमिंग स्लाइड पर है, इसकी पैराग्राफ की रीडिंग जो है वो फिर आप पढ़ ले। अगर हम एक सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, मीन दैट द सोल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो एक सेल है उसको हम रखते हैं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो डेफिनेटली अब बाहर के इन्वायरमेंट में सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनसाइड सेल में कम है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सेल से वाटर मूव करेगा। तो जब सेल से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं तो सेल्स क्या हो जाता है, सेल विल बिकम श्रिंक्ड, सेल श्रिंक हो जाता है, जिस तरह आप यहाँ पर एनिमल सेल को देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप प्लांट सेल को देख सकते हैं, ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब ये है जब इससे टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इससे भी वाटर निकल आते हैं बाहर और प्लांट सेल से भी वाटर निकल आते हैं। तो ये हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब टर्गर की तरफ आते हैं कि टर्गर क्या चीज़ है। सो वी नो दैट व्हेन अ सेल इज व्हेन अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब एक प्लांट के इर्द गिर्द वाटर आते हैं या एक प्लांट सेल को हम रखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जिसमें सल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो, द वाटर मूव एंड टू द सेल वैक्यूल्स बाय ऑस्मोसिस। तो इसी तरह सेल में अंदर वाटर आते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए इसके वैक्यूल्स में। द वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, वैक्यूल इन साइज में बड़ा हो जाता है, एंड पुश द सेल कंटेंट्स अगेंस्ट द सेल वॉल, और जो सेल कंटेंट्स होते हैं वो सेल वॉल की तरफ पुश करते हैं। इसी वजह से सेल्स क्या हो जाता है, वो टर्जिड नज़र आता है, ठीक है, वो सख्त नज़र आता है, वो एरेक्ट नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद है कि द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इज नोन एज टर्गर प्रेशर। अब यहाँ पर टर्गर प्रेशर की बात आती है तो वो प्रेशर जो कंटेंट्स वैक्यूल्स की वजह से सेल वॉल की तरफ पुश हुए, ठीक है, उसी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो प्रेशर कहलाता है टर्गर प्रेशर, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टर्गर। और ये जो प्रोसेस है ये टर्गर कहलाता है, ये जो फिनोमेना है, ठीक है। इसके बाद द प्लांट सेल डजंट बर्स्ट बिकॉज द सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। जो प्लांट सेल होते हैं वो बर्स्ट नहीं होते और इनका जो सेल वॉल है इसकी वजह से, क्योंकि ये सख्त होता है और ये इनइलास्टिक होता है, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होता। द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर इन प्लांट आर इज फॉलो। इस टर्गर फिनोमेना के इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये यहाँ पर है। द फर्स्ट वन, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के शेप को मेंटेन करना किसकी वजह से होता है, मोस्टली टर्जिडिटी की वजह से होता है, ठीक है। सेल वॉल की वजह से भी होता है तो टर्जिडिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट स्पेशली इन यंग लीव्स या यंग टिश्यूज़। ये प्लांट के उस हिस्सों को सपोर्ट देते हैं जिसमें वुड नहीं होता, जिसमें सख्त लकड़ी नहीं होती, फिर भी वो जो है वो एरेक्ट फॉर्म में होते हैं, फिर भी वो सपोर्टेड फॉर्म में होते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर और टर्गर फिनोमेना, ठीक है। तीसरा, इट आल्सो हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। इस टर्गर प्रेशर की वजह से स्टोमेटा में क्लोजिंग और ओपनिंग आती है। फोर्थ वन, some flower open during the daytime and close at night. This is also due to change in the turgor in the cell,
ऑफ सेपल फ्लावर्स। प्लांट का जो रंगीन हिस्सा होता है, जो कलर पार्ट्स होता है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शाम के वक्त अपने जो फ्लावर होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो क्लोज़ करते हैं, दिन के वक्त दोबारा खोलते हैं। कुछ प्लांट इसके बरक्स फिनोमेना करते हैं, मीन दैट के वो रात के वक्त वो अपने सेपल्स क्लोज करते हैं, दिन के वक्त खोलते हैं, कुछ दिन के वक्त क्लोज करते हैं, रात के वक्त ओपन करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, तो उनका जो फूलों का खिलना जो है या उनका जो ओपन होना है या क्लोज होना है, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस है प्लांट में। अब आते हैं प्लाज्मोलाइसिस की तरफ के प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब है। तो देखिए, we know that when a plant cell is surrounded by hypertonic solution, the water leaves the cell by osmosis। जब हम एक प्लांट सेल को रखते हैं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो प्लांट सेल से वाटर लॉस हो जाते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। वाटर इज लॉस्ट फर्स्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले प्लांट के जो साइटोप्लाज्म में वाटर है वो लॉस्ट होंगे, एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल्स, और फिर उसमें जो बड़ा ऑर्गेनेली है सबसे बड़ा, उसमें जो वाटर है फिर वो लॉस होंगे। ड्यू टू दिस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाहर जाने की वजह से द साइटोप्लाज्म श्रिंक एंड पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से दूर जाता है, एंड दिस प्रोसेस एज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। एंड द सेल सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, और ये सेल कौन सा सेल कहलाएगा? ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, when a plasmolized cell is placed in hypotonic solution again, अगर हम एक प्लाज्मोलाइज्ड एक श्रिंक सेल को रखते हैं एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो सेल क्या करेगा? सेल वाटर को अब्जॉर्ब करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और टर्जिडिटी दोबारा रिस्टोर होगा। मीन दैट के पहले साइटोप्लाज्म वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाता है, फिर वैक्यूल एब्जॉर्ब करता है और सेल कंटेंट्स को इसके वाल की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो फिर टर्जिडिटी होगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का अपोजिट जो प्रोसेस होता है और डेफिनेटली डीप्लाज्मोलाइसिस होगा। फोर्थ नंबर, ट्रांसपोर्ट में होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी खर्च हो जाए, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी या एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो जाए, तो वो एक्टिव होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो कहलाता है जिसमें कोई एनर्जी मॉलिक्यूल या एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ ना हो जाए, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन हेल्प मूव सब्सटेंसेस अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबसे पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि डिफ्यूजन में तो हम कहते थे कि जब चीज़ें ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ आती हैं, ये डिफ्यूजन कहलाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेल कम कंसंट्रेशन वाली एरिया से चीज़ों को ले जाते हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली एरिया में, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दिस अपहिल मोमेंट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी का यूज़ या एनर्जी की ज़रूरत होगी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। For the active transport of substances, carrier protein present in the cell membrane use this energy to move against the concentration gradients। यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन होता है वो एटीपी को खर्च करता है, इसको यूज़ करता है, और इसी के थ्रू वो सब्सटेंसेस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो ले जाते हैं, ठीक है। ये जो सोडियम होते हैं या पोटाशियम होते हैं, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मीन दैट कि इसके ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स इज कैरीड व्हेन सोडियम इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्व सेल टू आउटसाइड। एक नर्व इम्पल्स जो होता है, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाते हैं स्पाइनल कार्ड में या उससे आते हैं, तो ये तब होता है जब सोडियम आयन जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्व सेल टू आउटसाइड। ये जब एक सेल्स के अंदर से बाहर आता है मेम्ब्रेन से, तो तब ये नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होता है फर्दर, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जिस तरह दो नाम से इसमें, एक होता है एंडो मीन इनसाइड, साइटोसिस मीन टू द सेल, एक होता है एक्सो मीन आउटसाइड एंड साइटोसिस मीन आउटसाइड ऑफ द सेल। तो वो प्रोसेस जिनमें एक सेल
सब्सटेंसेस को इनसाइड लेती हैं तो वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। और वो प्रोसेस जिसमें एक सेल सब्सटेंसेस सेल से बाहर ले आते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। फिर आप बेटा याद रखिए कि एंडोसाइटोसिस के फिर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पिनोसाइटोसिस, इसका दूसरा नाम कहलाता है सेल ड्रिंकिंग। तो पिनोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल लिक्विड सब्सटेंसेस को बाहर से इनसाइड लेती हैं। एक होता है पेगोसाइटोसिस, जब एक सेल सॉलिड सब्सटेंसेस को बाहर से इनसाइड लेती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो पेगोसाइटोसिस कहलाता है। और एक्सोसाइटोसिस पर सेल में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या जो चीज़ें होते हैं वो बाहर ले आते हैं। इस इमेज में फिर आप फर्दर ये देख सकते हैं। द फाइनल हमारे पास ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में है फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल आर पुश्ड और फोर्स्ड अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस हैं जिसमें जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं ये selectively permeable membrane mean that the membrane having the ability to pass some substances or and to stop substances। वो मेम्ब्रेन जिससे कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं, कुछ पास नहीं हो सकती, सेलेक्टिवली परमिएबल कहलाता है। तो असल में यहाँ पर जब ब्लड प्रेशर की वजह से, खून की प्रेशर की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है या वाटर प्रेशर की वजह से इन मेम्ब्रेन से कोई चीज़ फिल्टर हो जाए तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। जनरली फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं। कुछ चीज़ें फिल्टर हो जाते हैं, फिर जो है कुछ जो है प्रेसिपिटेट वो अपर फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन का अमल है जिस पर हमारे गुर्दा क्या करता है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस से। ठीक है। फिर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से निकलते हैं यूरिन की शक्ल में। होम असाइनमेंट बेटा आपके लिए ये होगा, ये सिंपल है, राइट एंड मेमोराइज एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सो एंडोसाइटोसिस के लिख के भी इसको मेमोराइज भी करें। जो वर्बली मैंने इसमें पेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस की बात की है वो भी आपकी होम असाइनमेंट का हिस्सा है, तो वो भी इससे आप कंप्लीट कर ले। इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी होगा, फर्दर क्लास को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में।